हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के सेशन में हम आपके जीडीसी वीकली टेस्ट जो आपके 13 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था और हमारा जो टॉपिक था एचएपी सब्जेक्ट का सेल, ब्लड, हार्ट और रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस टेस्ट में पूछे गए थे। तो आज के लेक्चर में हम इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं इस सेशन को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे सेल से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्ट्रक्चर विथ इन द सेल प्रोड्यूस एटीपी। बहुत ही सिंपल टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सेल के बारे में था क्वेश्चन आपका, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन कि एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो हमारे सेल्स में कहाँ पर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और हमारे बॉडी में जो एटीपी है ये आपका एक एनर्जी का ही फॉर्म है और एनर्जी का पावर हाउस हम किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल में एनर्जी कहां पर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में। क्लियर हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड नंबर का, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया से। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका क्रेब्स साइकिल चलेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये दोनों साइकिल भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, ये सब साइकिल आपके मैट्रिक्स में चलते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे एटीपी का जनरेशन होता है हमारे सेल में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेल मेम्ब्रेन या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक आपका थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मॉडल जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर और निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसका रिलेशन किसके साथ है, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये टर्म्स हैं, मॉडल जो है। और इसको प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज्ड किया था, सिंगर एंड निकोलसन। अकॉर्डिंग टू दिस मोज़ेक मॉडल हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब से मिलकर बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इनसे हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, जिसको सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट जी ने बताया था और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। देखिए, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक मॉडल है जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करता है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, और ये जो हैं ये लूजली बाउंड होते हैं और इसके वजह से एक फ्लूइड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, जो कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। राइट, तो इसको सिंगर और निकोलसन जी ने प्रपोज किया था 1972 में। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच फेज ऑफ द माइटोसिस वुड क्रोमोसोम लाइन एट द सेंटर ऑफ स्पिंडल। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो क्रोमोसोम है हमारे, ये सेल डिवीजन की कौन से फेज में सेंटर पे अलाइन होते हैं। तो कौन से फेज पे होते हैं, तो याद रखना मेटाफेज। मेटाफेज को याद रखना, मिडिल से याद रखना कि जो मिडिल वाला फेज है यहाँ पर हमारे जो क्रोमोसोम है ये आपके सेंटर पे अलाइन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज में हमारा ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर पे क्या होगा, अलाइन होगा। तो इस तरीके से आप इसको
कोरिलेट करके याद रखना। देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए सेल डिवीजन का प्रोसेस है और सेल डिवीजन प्रोसेस में आपका एक तो सेंट्रोसोम का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेकंड आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब होता है डीएनए। तो डीएनए और सेंट्रोसोम का ही एक इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन के प्रोसेस में। यहाँ पर ये जो आपका सेंट्रोसोम है ये स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा और ये आपके सेंटर पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, जो कि मेटाफेज में सेंटर में अलाइन होंगे। तो इसका देख लीजिए कि ड्यूरिंग द मेटाफेज द सेल्स के जो क्रोमोसोम है ये अलाइन होते हैं इन द मिडिल सेंटर पे होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मियोसिस। इससे पहले जो क्वेश्चन था आपको माइटोसिस क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सोमेटिक सेल डिवीजन का पार्ट है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मियोसिस पूछा जा रहा है। तो जो मियोसिस से क्या बनता है, मियोसिस से बनेगा आपका हेप्लॉइड सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका हेप्लॉइड सेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। और हेप्लॉइड सेल किस में प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारे स्पर्म में प्रेजेंट होगा और ओवम में। स्पर्म और ओवम सेल में प्रेजेंट होता है आपका हेप्लॉइड। और हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हेप्लॉइड। तो ये टर्म्स को भी याद रखना, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं आपका हेप्लॉइड। और ये हेप्लॉइड किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म सेल और ओवम सेल में। और स्पर्म सेल और ओवम सेल में जो आपका सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा वो आपके मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस सेल डिवीजन किस में होता है आपका स्पर्म सेल और ओवम सेल में, जिसमें क्रोमोसोम कैसा होगा आपका हेप्लॉइड के फॉर्म में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए आपका। नेक्स्ट 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लिक एसिड विच कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम सेल न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। तो ये आपके सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ ये एक रिलेशनशिप बता रहा है आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के बीच। कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन का सिंथेसिस। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। और राइबोसोम को ही हम बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। तो देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास। डीएनए के पास क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस में कैरी होगा, ये इंफॉर्मेशन किस में कैरी होगा आपका आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। किस में होगा, मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब डीएनए आरएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए की यहाँ पर स्पेशली बात हो रही है क्योंकि किसी के पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, ये प्रोसेस हमारे न्यूक्लियस में चलेगा। और इस प्रोसेस को परफॉर्म कौन कर रहा है, आपका एमआरएनए। डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो किस में कैरी होगा, एमआरएनए में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन जो कि राइबोसोम में होगा। यहाँ पर टीआरएनए का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपका आरआरएनए का भी इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। 6 नंबर और क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो कहीं पर स्टेटमेंट लिखा है क्या, जी हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड है, जिसको बताया था किसने, वाटसन एंड क्रिक जी ने। वाटसन और क्रिक जी ने बताया था, वाटसन एंड क्रिक, बहुत ही फेमस पर्सन का नाम है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। वाटसन एंड क्रिक जी ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया हुआ था।
इनके वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। तो ये इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा कि डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, इस तरीके का होता है आरएनए। और डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आरएनए का फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिसको वाटसन एंड क्रिक जी ने बताया हुआ था। इसका 3D स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया था, वाटसन एंड क्रिक जी ने। और जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ट्विस्टेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए जो है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें से कौन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक मॉडल बहुत ही फेमस है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन जी ने प्रपोज किया था। ये हमने सीखा हुआ था। और वहीं पर ही मैंने डिस्कस किया था कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें आपके कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट हैं, प्रोटीन प्रेजेंट हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही होता है। लगभग 55% आपका प्रोटीन है, लिपिड का कंपोजिशन लगभग आपका 40% है, और कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट हैं 5% के करीब। तो इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। नॉट पूछा ना आपसे, कौन सा इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा जो कि लिपिड का पार्ट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड और फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। ये माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं सेल में। देख किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल में, जो कि सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ये माइक्रोफिलामेंट हमारे सेल के कंपोनेंट हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका कंपोनेंट पूछ रहा है, या फिर सेल मेम्ब्रेन का। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं 8 नंबर का। विच सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन द एसिडिक इन्वायरमेंट केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेल यहाँ पर ऑर्गेनेल की बात कर रहा है, मतलब कंपोनेंट ऑफ सेल यहाँ से डिस्कस कर रहा है क्वेश्चन में आपसे। और यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है, एसिडिक इन्वायरमेंट होना चाहिए और जो डाइजेस्ट करने का कैपेबिलिटी रखता है मॉलिक्यूल्स को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आपका सुसाइडल बेग। क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बेग, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन बोला ना एसिडिक इन्वायरमेंट, तो इसमें पावरफुल एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर जो वेस्ट चीज़ें हैं सेल का, इनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं सेल के, वेस्ट प्रोडक्ट सेल का, इन सब को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी रखता है हमारा ये जो लाइसोसोम है, क्योंकि इसके पास एक पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा लाइसोसोम है और इसमें कैपेबल है ब्रेकिंग डाउन द ऑल टाइप्स ऑफ द पॉलीमर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो वेस्टेज चीज़ें हैं इन सब को ये डाइजेस्ट कर जाएगा, जो सेल का काम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट अकर इन ब्लड। इनमें से कौन सा सेल है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। तो ब्लड में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल, तो ये बिल्कुल सही है। रेड ब्लड सेल को ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। लिम्फोसाइट बोला जाता है आपका, ये आपका वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, वाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप होता है ये आपका लिम्फोसाइट। बेसोफिल भी आपके वाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है। ओस्टियोसाइट ये सेल प्रेजेंट होता है, नेम ही बता रहा है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, साइट का मतलब होता है सेल। तो ये क्या है, आपका बोन सेल है, जो कि बोन में प्रेजेंट होगा, ना कि ब्लड में। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और आपका प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ओस्टियोसाइट है ये हमारे बोन में प्रेजेंट है। और ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू है और बोन आपका सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 10 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इक्वल टू द एबनॉर्मली लो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो
तो ये आपके टर्मिनोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लो नंबर ऑफ द वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का नंबर यदि लो है तो इसको बोलते हैं पीनिया, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोला जाता है आपका वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और इसका यदि काउंट कम हो गया, लो हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। और इसका काउंट यदि हाई हो गया तो क्वेश्चन में आपसे पूछता हाई नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये क्वेश्चन होता तो आपका आंसर ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता। तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब हाई नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और एबनॉर्मल तरीके से हाई हो जाए तो, एबनॉर्मल तरीके से हाई हो जाए वाइट ब्लड सेल तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर। तो ये सब टर्म्स को भी आपको याद रखना है कि वाइट ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे? पीनिया, ल्यूकोपीनिया। हाई हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस। और एबनॉर्मल तरीके से हाई हो गया तो ल्यूकोमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर और क्वेश्चन देखिए, विथ विच ब्लड टाइप्स कैन पर्सन विथ ब्लड टाइप बी सेफली ट्रांसफ्यूज। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बी ब्लड ग्रुप वाला है तो इसको कौन सा ब्लड ग्रुप इजिली हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? तो जो बी टाइप वाला है तो उसको आप बी तो दे ही सकते हो, बी ब्लड ग्रुप वाला तो इसको दे ही सकता है अपना ब्लड जो है। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड हम किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं हम लोग आपका ओ ग्रुप को। ओ ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। तो बी और ओ ये दोनों आपका बी वाले को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। बट ये बात याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव नेगेटिव को देगा। ये पॉइंट आपको और याद रखना है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ही पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव वाला ही नेगेटिव को देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ओ ग्रुप, जो कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और सेकेंड हम लोग बात करें आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे रिसीव कर सकता है ब्लड को? तो आंसर करना है आपको ए बी पॉजिटिव। और स्पेशली मैं बोलूँ तो ओ नेगेटिव जो है ये आपका यूनिवर्सल डोनर होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो बी ब्लड ग्रुप है उसको बी वाला तो दे ही सकता है, सेम ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है, और इसके साथ साथ ओ ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है। बट पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव नेगेटिव को देगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर का, विच कैपिलरीज अलाउ द सेल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंटर या लीव देयर ल्यूमेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है ये आपका सी होगा कि जो साइनोसाइड जो है ये आपका एक स्पेशल टाइप का मान के चलिए एक वाइडर कैपिलरी है। ये भी एक कैपिलरी का टाइप है जो कि वाइडर कैपिलरी है। और कैपिलरी का मेन काम क्या होता है? कैपिलरी का मेन काम होता है यहाँ पर एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो सब्सटेंस या बोल सकते हैं मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। ब्लड और टिश्यू के बीच में कैपिलरीज के थ्रू ही क्या होगा? मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये कैपिलरीज प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। यदि इसके हम लोग लोकेशन की बात करें कि ये कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे टिश्यू रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। और इस कैपिलरी के थ्रू ही मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से टिश्यू स्पेस में। क्लियर? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साइनोसाइड है, ये जो कैपिलरी है, नॉर्मल कैपिलरी के यदि हम लोग कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा वाइडर होता है। इनका जो ल्यूमेन साइज है, इनका जो ल्यूमेन है ये थोड़ा सा वाइडर रहेगा। और साथ ही साथ ये परमिएबल भी होता है, ये परमिएबल भी होगा और वाइडर भी होगा इसका ल्यूमेन जो है, ताकि इजीली यहाँ पर फास्ट तरीके से आपका सब्सटेंसेस का यहाँ पर मूवमेंट हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लेना है? आपको सी इसको आंसर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो ल्यूमेन साइज है ये थोड़ा सा वाइडर होगा कैपिलरीज में। और ये स्पेशली जैसे मैं बात करूँ इसका एक लोकेशन का, तो जैसे लीवर आप आंसर ले सकते हैं। स्पेशली जैसे लीवर में जो है उसमें साइनोसाइड टाइप के कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिनका ल्यूमेन थोड़ा सा वाइडर होता है और इसमें परमिबिलिटी हाई होगा। और परमिबिलिटी हाई होगा तो यहाँ पर जो सेल और जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनका जो मूवमेंट है, एक्सचेंज है, ये थोड़ा सा फास्ट होगा। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट
13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, एक कंटिन्यूअस कैपिलरी होता है जो कि आपका टाइट जंक्शन होता है। इसमें जो एंडोथेलियम सेल है, अब एंडोथेलियम सेल क्या होता है, तो देखिए हमारा जो ब्लड वेसल है या फिर आप ब्लड कैपिलरीज बोल लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये जो लाइनिंग है ये किससे मिलकर बना होता है, ये ब्लड वेसल बोलो या फिर बोल देते हैं हम लोग आपका कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी भी क्या है आपका फाइनेस्ट ब्लड वेसल को ही हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। तो इसकी जो लाइनिंग है ये आपका एंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। तो ये जो आपका कंटिन्यूअस कैपिलरी है तो वहाँ पर टाइट जंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है, मतलब सेल के बीच में आपका बहुत ही टाइटली तरीके से ज्वाइन होते हैं। तो ये है आपका कंटिन्यूअस कैपिलरी। और एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइनोसाइड कैपिलरी, जिसमें परमिबिलिटी हाई होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप्स ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज फाउंड इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी। तो यही तो हमने डिस्कस किया अभी कि जो कैपिलरीज की जो वॉल है, मतलब कैपिलरीज की जो लाइनिंग है वो किससे मिलकर बना होता है, तो एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इनमें कौन सा सेल होता है आपका एंडोथेलियम सेल। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चाहे कैपिलरी बोले, चाहे ब्लड वेसल बोले, या फिर आपके क्वेश्चन में लिम्फेटिक वेसल बोले, लिम्फेटिक वेसल, चाहे लिम्फेटिक वेसल, चाहे ब्लड वेसल या फिर कैपिलरी बोलो, क्योंकि कैपिलरी भी क्या होता है आपका एक फाइनेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, एक फाइनेस्ट ब्लड वेसल ही है। तो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है, इसकी जो वॉल है, ये आपके एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद करना है। नेक्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका एंडोथेलियम है। नेक्स्ट 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, What are the capillaries that have endothelial cell joined by tight junction and have intracellular cleft between cell chordate। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो कैपिलरीज है ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसकी जो लाइनिंग है ये एंडोथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ है, और ये जो टाइट जंक्शन जो इनके बीच प्रेजेंट है, तो ये हमने अभी सीखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कैपिलरीज, जिसमें से जो वहाँ पर गैप बहुत कम होता है। यहाँ पर जो एंडोथेलियम में जो सेल है इसमें गैप बहुत कम है, ठीक है। ये एक टाइट जंक्शन है, कैसा जंक्शन है सेल के बीच में, टाइट जंक्शन। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अपने को फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, लंग्स का यहाँ पर पूछा गया है। लंग्स का काम क्या है, रिमूव द लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल लंग्स का ये काम ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को ऐड करना। ऑक्सीजन को इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। लगभग 18 लीटर्स पर डे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। लंग्स कैपेसिटी 4 होता है, बिल्कुल सही है। लंग्स के आपके 4 कैपेसिटीज भी होते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स एंड एवरेज ऑफ द 6000 ml, नहीं ये गलत है। ये जो 6000 ml है, या फिर इसको मैं 6 लीटर बोलूं, ये होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी ये यदि रहता है यहाँ पर स्टेटमेंट कि टोटल लंग्स कैपेसिटी आपका 6000 ml या फिर 6 लीटर के करीब होगा, तब ये स्टेटमेंट आपका सही होता। और वाइटल कैपेसिटी लगभग आपका 45 ml या फिर 4.5 लीटर के बीच में होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही आपको बताना था, तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैपेसिटी की बात करते हैं तो एक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी होगा, एक वाइटल कैपेसिटी भी होगा, एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होगा और एक टोटल लंग्स कैपेसिटी होगा। तो 4 टाइप के आपके लंग्स के कैपेसिटी हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट था कि लंग्स में 4 टाइप के आपके कैपेसिटी होते हैं, और आप इनका रेंज देख लीजिए। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लगभग आपका 4000 के करीब होगा। वाइटल कैपेसिटी आपका 45 से लेकर 4800 ml के करीब होगा, और आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है सबसे ज़्यादा आपका 6000 ml या फिर बोल सकते हैं इसको 6 लीटर। तो ये रेंज आपको याद रखना है। नेक्स्ट
वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल इज द फैसिलिटेटेड बाय, तो ये जो वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है मतलब ब्लड वेसल का नेरो हो जाना, और वेसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल का डायलेट हो जाना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो हमारा जो ब्लड वेसल है क्या है? स्मूथ मसल है। वेसोडाइलेशन हो जाना मतलब डायलेट हो जाएगा, जैसे ब्लड वेसल की बात करूं वेसो डायलेट हो जाएगा और वेसो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ब्लड वेसल है ये एक स्पेशल टाइप का मसल है जो एक स्मूथ मसल है, और इसका नेचर क्या होता है? इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। इनवॉलेंट्री नेचर मतलब जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री नेचर का है। इनवॉलेंट्री नेचर मतलब ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं। हम अपने हिसाब से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एज पर सिचुएशन हमारा वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है और वेसो डायलेशन होता है। ये टोटली हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, इसके वजह से जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको बोलते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, और जब आपका रिलैक्स होगा स्मूथ मसल इसको बोलते हैं वेसो डायलेशन। ये दोनों जो प्रोसेस हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ द कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ द वन लेयर या कोट विच इज कॉल्ड। तो आपका कैपिलरी से अब क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैपिलरी की जो लाइनिंग है ये लाइनिंग किससे मिलकर बना होता है? तो एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कैपिलरी में जो एक लेयर है, जो कोट है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसमें एक ही कोट है, उसका नाम होता है आपका ट्यूनिका इंटीमा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक कोड है, एक लेयर है हमारे कैपिलरी का। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए थोड़ा सा मैं ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, एक आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरी के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो आर्टरी में आपके 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारा आर्टरी है मान के चलिए, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इसका ये ल्यूमेन साइज है, इसको हम बात करें तो इसके 3 लेयर होते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इसका जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया बोला जाता है। इसका जो मिडिल वाला लेयर है इसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया बोला जाता है, और इसके जो इनर वाला जो लेयर है इसको हम बोला जाता है ट्यूनिका इंटीमा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। यदि हम लोग आर्टरी की बात करें ब्लड वेसल में, तो यहाँ पर 3 लेयर आपको देखने को मिलता है। एक ट्यूनिका एडवेंटिसिया जो कि आउटर लेयर है, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? इंटीमा। मिडिल लेयर को बोलते हैं इंटीमा, और सबसे इनर को बोला जाता है मीडिया। मिडिल को बोलते हैं मीडिया, आउटर को बोलते हैं एडवेंटिसिया, और इंटीमा मतलब इनर लेयर को बोलते हैं, इनर को बोलते हैं इंटीमा। और यदि हम लोग बात करें कैपिलरी में, तो इसमें सिर्फ एक ही लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल? तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है? ये आपके हार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट का ये वाला हो गया आपका राइट साइड, हमेशा ये राइट साइड होगा। ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड होगा। ये वाला पार्ट हो गया आपका आर्ट्रियम, अब राइट साइड है तो राइट बोल देते हैं। ये वाला हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल, तो ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। ये वाला पार्ट हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वॉल्व का नाम बताना है लेफ्ट वाले का। तो यहाँ पर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? यहाँ पर मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है, मिट्रल वॉल्व, और इसी मिट्रल वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व बोलो या फिर मिट्रल वॉल्व, जो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड प्रेजेंट हैं। और इन वॉल्व का मेन काम क्या होता है? इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एक बार ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए तो फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम में वापस ना जाए, इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्रल वॉल्व इसका करेक्ट आंसर होगा, या फिर आपका बाइकस्पिड वॉल्व भी करेक्ट होगा यदि ऑप्शन में दिया होता तो। बात करें राइट साइड में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? तो हमारे राइट साइड प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का लोकेशन क्या है? इट इज द प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल।
राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व है ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखते हुए चलना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मिट्रल वाल्व। तो जैसा भी मैंने बताया वाल्व का मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड वापस से जब अपर चेंबर से लोअर चेंबर में एक बार आया आपका ब्लड, तो फिर से लोअर चेंबर से अपर चेंबर में ना जाए, इसके लिए हार्ट में क्या है आपका वाल्व है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब हमारा हार्ट पंप कर रहा है, तो उस कंडीशन में ब्लड अपर से लोअर चेंबर में आएगा, तो लोअर से अपर में ना जाए, इसके लिए हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इफ सरस हैज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 70 ml एंड द कार्डियक आउटपुट 5950 ml पर मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट रेट। तो आपका हार्ट रेट का एक फार्मूला आपसे पूछ रहा है और इसको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या होता है। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये हमारा कार्डियक आउटपुट का फार्मूला है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ए ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट जितने ब्लड को पंप करेगा उस वॉल्यूम को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, वॉल्यूम ऑफ ए ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट इतने ब्लड को पंप करेगा, इजेक्ट करेगा, उस वॉल्यूम को बोला जाता है आपका कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट। जब हमारा हार्ट एक बार धड़केगा तो जितने ब्लड को बाहर करेगा, इजेक्ट करेगा, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल कितना होता है 70 ml होता है पर हार्ट बीट। जब एक बार हमारा हार्ट धड़केगा तो लगभग एवरेज हम बात करें 70 ml ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट हमारा होता है 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा दिल एक मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 टाइम्स। तो इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 5050 ml के करीब, मतलब आपका 5 लीटर पर मिनट। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कार्डियक आउटपुट एक नॉर्मल पर्सन का कितना होना चाहिए। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होगा आपका 5 लीटर पर मिनट। बट आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर हार्ट रेट को आपको बताना है। क्या बताना है आपको, हार्ट रेट को। तो बस आपको स्ट्रोक वॉल्यूम को नीचे ले आइए, आपका हार्ट रेट पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से किया गया है, कार्डियक आउटपुट, और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम जो था वो आपका नीचे चला आएगा। तो एक पर्सन का क्या दिया गया था क्वेश्चन में, इस पर्सन का आपको कार्डियक आउटपुट तो दिया गया था और साथ ही साथ आपको स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि 70 ml ही होगा। तो इसका हार्ट रेट पता चल जाएगा पर मिनट कितना होगा आपका 85 बीट्स पर मिनट। इस तरीके से आपको निकालना था, उस फार्मूले से आपको इसको पुट करके निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको कार्डियक आउटपुट दिया गया था, तो ये कार्डियक आउटपुट की वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया। अब आपको हार्ट रेट पूछा है तो उसको वहीं रहने दो और इसको नीचे ले आओ, ये नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे कितना आ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70। जब इन दोनों को कट करोगे तो 85 आया आपका हार्ट बीट जो है पर मिनट। नेक्स्ट अब 21 वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ आर कार्डियक सेल मैकेनिकली अटैच्ड टू ईच अदर बाय देयर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो कार्डियक सेल होते हैं ये एक दूसरे से मैकेनिकली किस तरीके से अटैच होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकेलेट डिस्क प्रेजेंट होते हैं। और कार्डियक जो है हमारा हार्ट जो है एक स्पेशल टाइप के मसल से मिलकर बना होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। और उनमें जो सेल्स होते हैं, जो हार्ट के सेल होते हैं, वो स्पेशली अटैच होते हैं एक दूसरे से इंटरकेलेट डिस्क के थ्रू। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे
कि हमारा जो इंटरकेलेट डिस्क होता है जो कनेक्ट करता है हमारे कार्डियक मसल सेल को, और इसमें बहुत सारे जंक्शन भी होते हैं, डेस्मोसोम होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं, ये सब जंक्शन होते हैं जो कि आपके एक्सचेंज करने में, मटेरियल के एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये है इंटरकेलेट डिस्क जो है। नेक्स्ट 22 वाला क्वेश्चन देखिए, विच पीरियड ऑफ द हार्ट साइकिल इज द कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन वाली बात कर रहा है कि कौन से फेज में कार्डियक साइकिल का वेंट्रिकल मतलब जो लोअर चेम्बर है हमारा हार्ट का, ये आपका रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, आपका डायस्टोल वर्ड यूज़ करते हैं। डायस्टोल का मतलब आप लोग यहाँ पर रिलैक्सेशन भी बोल सकते हो, रिलैक्सेशन, या फिर इसके लिए हम लोग रिपोलराइजेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम पे हमारा हार्ट जो है ये ब्लड को रिसीव करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट में ब्लड रिसीव होगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, विच पीरियड ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग की बात कर रहा है। इससे पहले हमने क्या देखा, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब हमारा हार्ट का लोअर चेम्बर, ये जो वेंट्रिकल वाला चेम्बर है, ये रिलैक्स कंडीशन में है, तो इसको हमने क्या बोला, डायस्टोल बोला। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन में आपका वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रहा है, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना को बोलते हैं सिस्टोल। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, या फिर इसी को बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन। तो इसके लिए आप लोग डीपोलराइजेशन बोल दो, या फिर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन। और इसका मतलब क्या है कि हार्ट का जो ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन है चेम्बर, ये आपका पंपिंग मोड में है। पंपिंग मतलब ब्लड को ये पंप कर रहा है और ब्लड यहाँ से इजेक्ट होगा। ब्लड यहाँ से क्या होगा, इजेक्ट। इससे पहले हमने जो डायस्टोल देखा है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन, और इस कंडीशन में हमारे हार्ट में ब्लड फील होगा। और सिस्टोलिक कंडीशन में पंपिंग कंडीशन को डिनोट करता है, डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से पंप होगा। क्लियर? तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच स्ट्रक्चर हैज द थिकेस्ट वॉल। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थिकेस्ट वॉल करके क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल करके आएगा, या फिर लार्जेस्ट चैम्बर करके भी आता है, लार्जेस्ट चैम्बर। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल, थिकेस्ट वॉल। तो आपको आंसर करना है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। इन 4 चैम्बर्स में लार्जेस्ट चैम्बर, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल, थिकेस्ट वॉल किसका होता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड इसी पे जाएगा। यहाँ से जब ब्लड पंप करेगा तो आउटा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी को, आउटा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। तो ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इस पर सबसे ज़्यादा लोड होने वाला है। तो इसका वॉल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, थिक होगा, और यही आपका लार्जेस्ट चैम्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में, यहाँ पर देखिए लेफ्ट का जो आप वॉल देखिए कितना थिक है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा लोड होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ही आउटर से होते हुए हमारे पूरे बॉडी को ब्लड की सप्लाई होती है ऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट 25 वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल नोन एज। तो हार्ट में 3 टाइप्स के कवरिंग होते हैं। हमारा हार्ट जो है इसको भगवान ने कवर दिया हुआ है, क्योंकि हार्ट हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान ने इसमें 3 लेयर्स बनाया हुआ है। इसका जो आउटर लेयर होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, आउटर लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। भगवान ने इसका जो मिडिल वाला लेयर बना है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ये आपका मिडिल लेयर ऑफ हार्ट है। नेम ही बता रहा है,
एम से कोरिलेट कर लेना, ये मिडिल लेयर है। पेरी मतलब आउटर, तो ये आपका आउटर लेयर है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनर लेयर, तो हार्ट का ये जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम। इंडो मतलब इनर लेयर ऑफ द हार्ट। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मिट्रल वाल्व ऑफ द हार्ट लोकेटेड बिटवीन? मिट्रल वाल्व या फिर इसी को बाइकस्पिड वाल्व बोल सकते हैं। मिट्रल वाल्व या इसी को बाइकस्पिड वाल्व बोल सकते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड प्रेजेंट हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था मिट्रल वॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हार्ट का लेफ्ट साइड है, ये हमारा हार्ट का राइट साइड है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक सिग्नल की सप्लाई कौन करता है? इम्पल्स का जनरेशन कौन करता है हमारे हार्ट में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए से नोड। ए से नोड मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है, ए से नोड, इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। यहीं से ही इलेक्ट्रिक सिग्नल का जनरेशन होता है। तो क्वेश्चन में यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर इम्पल्स बोल दो, इम्पल्स बोलो या फिर सिग्नल, तो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल का जनरेशन कहाँ से होता है? ए से नोड। ए से नोड के बाद सिग्नल कहाँ पर जाता है? आपका एवी नोड। एवी नोड के बाद हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ पर जाएगा? आपका पुरकिंजे। इससे बाद जाएगा बंडल ऑफ हीज में, बंडल ऑफ हीज, और सबसे लास्ट में पहुंचेगा हमारा इंडक्शन जो कंडक्शन है इम्पल्स का, ये पहुंचेगा पुरकिंजे फाइबर। तो ये मैंने आपका एक ब्रीफ में बता दिया कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये किसका पार्ट है? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का मैंने आपका कंडक्शन सिस्टम एक ब्रीफ में बता दिया, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसका सीक्वेंस से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल का जनरेशन कैसे होता है हमारे हार्ट में, ए से नोड। और ए से नोड को ही क्या बोलते हैं? आपका पेस मेकर, जो कि आपका पूछा गया है। पेस मेकर किसको बोलते हैं? ए से नोड, जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, इलेक्ट्रिक सिग्नल का जनरेशन होगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये किस में जाएगा? आपका एवी नोड। एवी नोड के बाद, एवी नोड का मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसका फुल फॉर्म। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये बंडल ऑफ हीज में जाएगा, जो हमारे हार्ट के सेप्टम वाले रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है इनका कंडक्शन होता है पुरकिंजे फाइबर, जो हमारे हार्ट के वॉल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। 28 वाला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को। नेक्स्ट, विच नेम इज नॉट अप्लाइड टू द वॉल बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? आपका मिट्रल वाल्व, या इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका। सेमिलुलर वाल्व आपका प्रेजेंट होता है राइट साइड में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम की बात कर रहा है, जबकि ये जो आपका सेमिलुलर वाल्व है, या इसी को पल्मोनरी वाल्व भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। तो ये पल्मोनरी वाल्व या जो सेमिलुलर वाल्व है ये हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे ये हमारा हार्ट है मान के चलिए, तो हमारा हार्ट का ये हो गया राइट साइड, ये हमारा हार्ट का हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर ये जो सेमिलुलर वाल्व है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये ब्लड वेसल का मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाएगा? लंग्स में लेके जाएगा। और यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट है ये वाला वाल्व, इसको बोला जाता है सेमिलुलर वाल्व या फिर
पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा गया था ना आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट जो है। और यहाँ पर होता है आउटा, यहाँ पर होता है आपका आउटा, आउटा, तो यहाँ पर जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं आउटिक वाल्व। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में आउटा में प्रेजेंट होता है आउटिक वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है सेमिनुलर वाल्व, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था राइट साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। तो हार्ट में बेसिकली आपके 4 टाइप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं, सेमिनुलर वाल्व या फिर पल्मोनरी वाल्व, आउटिक वाल्व, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। ऐसा तो कोई वाल्व है ही नहीं। क्लियर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात चल रहा है यहाँ पर। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्यों इस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि यहीं से आउटा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो इसी पे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। ये है आपका राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है जब ये वाला पार्ट पंप करेगा तो यहाँ पर है, इसके साइड में है लंग्स, तो यहाँ से ब्लड किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। और लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे हार्ट के साइड में ही तो प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है इसको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको कहाँ, यहाँ से पंप होगा ब्लड और कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। तो राइट वेंट्रिकल्स को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। जबकि बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, जिसको भगवान ने सबसे थिकेस्ट वॉल बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ब्लड का, क्योंकि इसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होगा एक प्रेशर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे ज़्यादा प्रेशर, और जितने भी कंपेयर करें और आपके चेम्बर्स में, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा ब्लड का। नेक्स्ट, कार्डियक मसल सेल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल सेल इज दैट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल, सेकेंड होता है कार्डियक मसल, और एक होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब ऐसे मसल जहाँ पर बोन है और बोन्स के ऊपर में जो मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप का मसल है जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है, और एक आपका स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल जो है ये हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, इस ब्रोंकियल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, हमारे जीआईटी में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, मतलब हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होता है हमारा स्मूथ मसल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में है। तो कार्डियक मसल का नेचर क्या होता है, वॉलेंट्री नेचर का होता है, जबकि कार्डियक मसल क्या होता है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना रहे, और वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल पे रहे। जैसे देखिए मेरा हैंड किससे मिलकर बना हुआ है, स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है बोन, और बोन के ऊपर की जो मसल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। देखिए अप डाउन मैं कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल पे हैं, लेकिन मैं अपने हार्ट को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। हार्ट अपने हिसाब से धड़क रहा है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है कि जो स्केलेटल मसल हैं ये वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, जबकि कार्डियक मसल और स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। हम ब्लड फ्लो को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने हिसाब से हमारा ब्लड वेसल वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेसो डायलेशन करेगा। हमारे जो ब्रोंकियल ट्रैक्ट है ये अपने हिसाब से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन करेगा। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये सब मसल क्या हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, द ट्राइकस्पिड वॉल सेपरेट विच टू स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने इससे पहले आपका बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो मिट्रल्स वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है ये हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ट्राइकस्पिड वाल्व पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा आपका, लेफ्ट वाला तो पहले ही कट जाएगा, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसका भी सेम काम है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एक बार ब्लड आपका राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो फिर से वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में ना जाए, इसके लिए वॉल्व लगे होते हैं हमारे हार्ट में। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 32 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व सेपरेट द राइट आर्ट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, इन नॉर्मल ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो वहाँ पर क्यूआरएस वेव क्या इंडिकेट करता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए हम लोग, यदि हम लोग ईसीजी का पहले फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ग्राफ मत कर देना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल पता चलता है हार्ट, किससे पता क्या चलता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, कि किस तरीके से हार्ट में कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल का, इम्पल्स का, ये हमें पता चलता है ईसीजी में। और इसका हम एक ग्राफ बनाए आपके लिए, तो इस तरीके का ग्राफ आपने ज़रूर देखा होगा, जिसको हम लोग PQRST से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है QRS, तो इनको हम लोग QRS बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, तो ये जो वेव हैं ये आपका इंडिकेशन देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपका P वेव, ये P वेव क्या डिनोट करता है, तो P वेव डिनोट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम, कि जो आर्ट्रियम का डिपोलराइजेशन है इसको इंडिकेट करता है P वेव। और ये जो आपको नज़र आ रहा है QRS कॉम्प्लेक्स, तो QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है ये QRS कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये जो T वेव है, T वेव इंडिकेट करता है रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ये T वेव इंडिकेट कर रहा है डीप रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन स्टेट को बता रहा है वेंट्रिकल का। तो रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल ये T वेव शो कर रहा है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट कर रहा है, इस तरीके का ग्राफ आया, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल वाला पार्ट प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है, डिपोलराइज कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम, यदि P वेव आया, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हार्ट का जो ये अपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम, इसको आर्ट्रियम, और लोअर चेंबर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो यदि ईसीजी में P ग्राफ आया, इसका मतलब ये जो आर्ट्रियम वाला पार्ट है ये डिपोलराइज कर रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। QRS कॉम्प्लेक्स वाला ग्राफ आया ईसीजी में, इसका मतलब डॉक्टर समझ जाएगा कि डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल हो रहा है, मतलब ये वाला जो चेंबर है, लोअर चेंबर है, ये प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन बना हुआ है बॉडी में। और इसके बाद रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल का मतलब है कि ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये प्रॉपर तरीके से रिलैक्स हो रहा है। तो ये सब ग्राफ से पता चलता है हमको ईसीजी में। अब आपका क्वेश्चन होगा ये क्या डिनोट करता है, तो ऐसा कोई ग्राफ शो होता ही नहीं है हमारे ईसीजी में। क्लियर, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो होता है आपके T वेव में, लेकिन ये जो आर्ट्रियम का रिलैक्सेशन है, रिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया, ये शो नहीं होता हमारे ईसीजी में। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट 33 वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्ट्रक्चर इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट साइड में राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स में ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर मिट्रल वॉल्व उसी को बोलते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 34 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 34 वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी अप्लाइड टू द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन भी 2 टाइप से होते हैं, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक होता है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तो एक्सटर्नल का सिंपल सा मतलब होता है हमारे इन्वायरमेंट से, इसका मतलब या फिर नोज से ले लो, नोज से लेकर जो हमारा एयर गया कहाँ पर, लंग्स तक का, और लंग्स में मेन कौन होता है आपका, एल्वियोली।
जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। नोज या फिर इन्वायरमेंट बोल सकते हो, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट से एयर गया हमारे नोज से होते हुए और कहाँ पहुँचा, हमारे लंग्स तक का। तो यहाँ तक की चीज़ों को हम बोलते हैं आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। और एक होता है आपका इंटरनल। अब फिर इस एल्वियोली से हमारा जो एयर है ये कहाँ पर गया, सेल के पास गया। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे इंटरनल या फिर बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। और ये चीज़ें कैसे होगी, ब्लड के थ्रू। एल्वियोली मतलब लंग्स से जो सेल तक का हमारा ऑक्सीजन गया, लंग्स से सेल तक का जो ऑक्सीजन गया हमारे ब्लड के थ्रू, ये वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। तो ये बात याद रखना, नोज से लेकर लंग्स तक का जो एयर गया, ऑक्सीजन गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। उसके बाद गैस का एक्सचेंज हुआ एल्वियोली में और फिर ब्लड के थ्रू जो सेल तक पहुंच रहा है हमारा ऑक्सीजन, ये है आपका इंटरनल या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, एक्सटर्नल का मतलब गैस का एक्सचेंज होना बिटवीन द एल्वियोली, एल्वियोली मतलब यहाँ पर, और ब्लड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सटर्नल। और यदि बॉडी फ्लूइड में होगा तो बॉडी फ्लूइड तक गया, बॉडी टिश्यू तक का गया, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल। इतना पॉइंट क्लियर हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्वियोली है और ये हमारा ब्लड वेसल है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज सिस्टम हो रहा है वो बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। और गैस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एल्वियोली, जिसको एयर सैक बोलते हैं, इट इज़ द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। हमारे लंग्स में गैस का एक्सचेंज कहाँ पर होगा, कहने का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आएगा। और ये जो एक्सचेंज सिस्टम है ये आपका लंग्स में परफॉर्म हो रहा है एल्वियोली के थ्रू। नेक्स्ट, which anatomical structure does the conducting zone of the lower respiratory tract contain? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लोअर आपका लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहा है, जहाँ पर आपका कंडक्टिंग जोन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया और बिफोर द एल्वियोली तक का जो पार्ट होता है, जिसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं आपके लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, अपर की बात करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन बोला जाए अपर की बात करें, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपका नोज, नोज के बाद क्या जाएगा आपका फेरिंग्स, नोज फेरिंग्स मतलब थ्रोट वाला रीजन हो गया, और इसके बाद आपका एपिग्लोटिस, और उसके बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। तो ये आपका अपर में आ गया। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ गया, नोज, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस और लेरिंग्स। ये हो गया आपका अपर। और लोअर की बात करें तो लोअर में क्या क्या इंक्लूड हो गया, ये देखिए, ये आपका लोअर की बात कर रहा है। यहां पर होता है आपका लेरिंग्स, ये है आपका लेरिंग्स, जो कि अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट हो गया लेरिंग्स। इसके बाद यहाँ का जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है आपका ट्रेकिया, ये हमारा ट्रेकिया। ये क्या है, ब्रोंकस, ब्रोंकस। उसके बाद क्या आता है आपका ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद क्या आता है ब्रोंक्यूल्स। तो ये डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया बिफोर द एल्वियोली, ये आपका आ जाएगा लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। इतना क्लियर हुआ। और ये है आपका एल्वियोली। सबसे लास्ट में क्या आता है, एल्वियोली, जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोली जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर आने वाला है। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपका स्मॉल ब्रोंकियाई, इसके बाद और फर्दर ब्रांचेस होते हैं ब्रोंकाई का या फिर ब्रोंकस का, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इसको एल्वियोली को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एल्वियोली आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लंग्स का। नेक्स्ट,
What term is applied to the volume of air that can be moved into the lungs while breathing at rest? तो नॉर्मल कंडीशन में जो हम ऑक्सीजन इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिमूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस वॉल्यूम को बोला जाता है एयर का टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है, इसका डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इनहेल्ड या फिर एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। एक नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे जो हम ऑक्सीजन इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम रिमूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है, उस वॉल्यूम को बोला जाता है एयर का जो हमारे लंग्स में जा रहा है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो लगभग 500 ml के करीब होगा। एक नॉर्मल कंडीशन में जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे लंग्स में लगभग 500 ml के करीब एयर जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका BC इसका करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया है वाइल ब्रीथिंग एट रेस्ट, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम आपका जो हमारे लंग्स से मूव हो रहा है, जो हमारे लंग्स में आ रहा है एयर, ऑक्सीजन इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आपका कार्डियक, आपका टाइडल वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जो कि आपका 500 नॉर्मल होता है। क्लियर, ये इसका डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि एवरी नॉर्मल ब्रीथ में विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई फोर्सफुली रिस्पायरेशन किए हम जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, जो लगभग 500 ml के करीब होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रिस्पायरेटरी सिस्टम? इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है एज वेल एज आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है? तो ये देख लीजिए, ये हमारा माउथ, ये नोज है आपका, इस नोज से जा रहा है हमारा एयर, ये हमारा माउथ, माउथ से जा रहा है फूड, और इन दोनों के बीच एक कॉमन पाथवे है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, इसी को बोलते हैं हम लोग आपका थ्रोट, सिंपल लैंग्वेज बोले थ्रोट। और यहीं से रास्ते अलग होते हैं, यहाँ से एक पाइप जाएगा हमारे लंग्स में, और इस पाइप को बोलते हैं हम लोग आपका ट्रेकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप। यहाँ से एक दूसरा रास्ता जाएगा, दूसरा पाइप है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, और फूड पाइप से हमारा जो फूड है ये हमारे स्टोमक के तरफ जाएगा। और इन दोनों के बीच सेपरेशन करने का काम कौन करता है, यहीं पर ही प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस, और इस एपिग्लोटिस का काम है ये फूड और एयर को सेपरेट करेगा। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो इस ट्रेकिया वाले पाइप को बंद कर देगा, और जब हम कुछ नहीं खा रहे होंगे तो इस ईसोफेगस वाले पाइप को बंद कर देगा। तो ये आपका एपिग्लोटिस का काम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, और ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। तो इसमें कॉमन पाथवे कौन है, इसमें कॉमन है आपका फेरिंग्स, क्योंकि इस फेरिंग्स वाले पार्ट से हमारा फूड भी पास हो रहा है और यहाँ से एयर भी पास हो रहा है। तो इट इज़ अ कॉमन पाथवे, जो यहाँ पर यह थ्रोट है ये कॉमन पाथवे है, यहाँ से आपका फूड भी जा रहा है और आपका एयर भी जा रहा है। और उसके बाद एक पाइप जो है हमारा ये लंग्स की तरफ जा रहा है, ट्रेकिया के थ्रू हमारा ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स में, और एक हमारा फूड पाइप है जो यहाँ से खाना हमारा स्टोमक में पहुँच रहा है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू, यदि किसी कंडीशन में टिश्यू को, सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ना मिले तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोला जाता है। क्यों, कौन सा टर्म्स यूज किया जाता है, हाइपोक्सिया। तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू, किसी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गया, तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। डिफिशियंसी ऑफ द ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल इज कॉल्ड एट हाइपोक्सिया। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डज द लेरिंग्स लाई? लेरिंग्स को ये बोलते हैं आपका वॉइस बॉक्स। यहाँ पर जो लेरिंग्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स, या फिर इसको साउंड बॉक्स, या फिर इसको वोकल कॉर्ड, इस नाम से आता है ये क्वेश्चन। वोकल कॉर्ड हमारा बता दो, साउंड बॉक्स बता दो। यहाँ पर देखिए यही हमारा वोकल कॉर्ड है। अब इसका आपको लोकेशन पूछ रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो जैसे मैंने बताया ये एपिग्लोटिस और ट्रेकिया के बीच में प्रेजेंट होगा। किसके बीच, एपिग्लोटिस और ट्रेकिया के बीच में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ट्रेकिया का सबसे अपर में जो है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिंग्स, और इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर में आपका
एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस और ट्रेकिया इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है हमारा लेरिंग्स, हमारा वॉइस बॉक्स जो है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कि ये आपका ट्यूब है जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। ये मेरा लेरिंग्स है, क्योंकि इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा वॉइस चेंज हो रहा है, तो यहीं से मेरा वॉइस आ रहा है। नेक्स्ट लोकेशन देख लीजिए, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के बिल्कुल टॉप में ये प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर में क्या है आपका एपिग्लोटिस, जो कि फेरिंग्स के जस्ट बाद है। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑल आर सपोर्ट बाय द कार्टिलेज एक्सेप्ट फॉर द वन ऑफ देम, विच वन। इसमें से कौन सा पार्ट है जिसमें आपका कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वैसे ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके कार्टिलेज। ये हमारा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये हो गया आपके ब्रोंकाई, उसके बाद फिर इंटर कर जाता है ये हमारे लंग्स में, और लंग्स में ये है आपका ब्रोंकाई, ये आपका ब्रोंकाई है, ये हमारा ट्रेकिया, और इसी ब्रोंकाई का फर्दर ब्रांचेस है स्मॉल, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल्स में आपके कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होंगे। बाकी यहाँ पर आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, सी टाइप का कार्टिलेज इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जो इस ट्यूब को कोलैप्स होने से बचाएंगे, क्योंकि यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है तो ये ट्यूब आपका कोलैप्स ना करे, इसके लिए यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं। जैसे ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया में आपका हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस ट्रेकिया में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि सी टाइप का है, और इसका मेन काम क्या होता है, ये ट्यूब को कोलैप्स होने से बचाएंगे। ठीक है, चिपक ना जाए आपस में, तो यहाँ पर एक ट्रेकिया बना हुआ है, ट्रेकिया में आपका कार्टिलेज बना हुआ है। आप हमारा जो ट्रेकिया है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, ताकि यदि इसमें कभी गलती से भी एयर, जैसे देखिए अभी मैंने एयर को यहाँ पर बंद कर दिया तो हो सकता है यहाँ पर ये कोलैप्स कर जाए ट्यूब जो है, तो इसके लिए यहाँ पर भगवान ने कार्टिलेज बनाया हुआ है ताकि ये कभी एयर इसमें ना जाए तो ये आपस में कोलैप्स ना हो। तो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ट्रेकिया, ट्रेकिया के ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स के ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, ये बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो ये हमने डिस्कस भी किया था। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं, अपर में हमारा नोज आएगा, नोज के बाद आपका फेरिंग्स भी आ जाएगा और लेरिंग्स। फेरिंग्स लेरिंग्स अपर में, और लोअर में क्या क्या आता है, लोअर में इसके बाद का पार्ट हमारा ट्रेकिया आ जाएगा, ट्रेकिया के बाद आपका ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ये सब आते हैं, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, ये सब पार्ट जो है आपका लोअर में आ जाएगा, आपका एल्वियोली, ये सब पार्ट लोअर रिस्पायरेटरी का पार्ट है। और अपर में नोस, नोस के बाद आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, यहाँ तक का आपका हो गया अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, नेजल कैविटी, ये आपका नेजल कैविटी, फेरिंग्स थ्रोट वाला पार्ट, और उसके बाद लेरिंग्स, ये हमारा वॉइस बॉक्स, ये आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। इसके बाद जो ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, और जो लंग्स में जो एल्वियोली है, ये सब हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगा ये। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम हमने डिस्कस किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, जो हम इनहेल कर रहे हैं, एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई एफर्ट लगाए जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हमारे लंग्स में कितना एयर जा रहा होगा, लगभग 500 ml के करीब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 500 ml। अब क्वेश्चन पूछता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, द गैसियस एक्सचेंज इन द एल्वियोली। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि गैस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है हमारे लंग्स में, आंसर आपको एल्वियोली करना है। बट यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली में वो किस तरीके का टाइप्स हैं, तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है एल्वियोली और ब्लड के बीच में, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल और एल्वियोली के बीच में जो गैस का एक्सचेंज है, मतलब एल्वियोली से जो आपका ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में आएगा,
और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे एल्वियोली में जाएगा। और ये जो एक्सचेंज सिस्टम है ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है आपका एल्वियोली, एयर सैक जिसको बोला जाता है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है एल्वियोली, जो हमारा लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरीज है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये इन हो रहा है, आपका ऑक्सीजन इन हो रहा है आपका एल्वियोली से सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे इस ब्लड वेसल में, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रहा है एल्वियोली में आपका सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट 44 वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैविटी इन द स्कल बोन दैट इज द लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा ये जो स्कल बोन की बात कर रहा है, इसमें जो कैविटी है, इसमें जो म्यूकस की जो लाइनिंग है, इसमें आपका क्या होता है? साइनस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द कैविटी लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन विथ इन द बोन, जो स्कल में जो बोन है इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और उसकी जो कैविटीज हैं उसमें आपका साइनस प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 10। क्लॉटिंग फैक्टर 10 को बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद होना चाहिए, 13 आपके क्लॉटिंग फैक्टर है और यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर को क्या बोलते हैं? तो स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोला जाता है, याद रखना। 8 नंबर वाला भी बहुत फेमस है आपका, 8 नंबर को बोलते हैं आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होता है? हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करेगा और यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर नंबर 8 को बोला जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और गलती से किसी पर्सन में इसकी कमी हो गई फैक्टर नंबर 8 का, तो हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होगी, मतलब उसका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। और 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर को क्या बोला जाता है? आपका क्रिसमस फैक्टर। तो ये भी याद रख लेना, क्रिसमस फैक्टर। तो क्रिसमस फैक्टर हम किसको बोलते हैं? फैक्टर नंबर 9। और फैक्टर नंबर 10 को बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। तो फैक्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 को बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और 10 को बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 46, कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज द रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। तो रेड ब्लड सेल का एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होना को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब एबनॉर्मल तरीके से रेड ब्लड सेल का काउंट का इंक्रीज हो जाना, और यदि डिक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे? एनीमिया। एनीमिया मतलब डिक्रीज द रेड ब्लड सेल लेवल। यदि रेड ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। और ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। इसका मतलब ब्लड कैंसर, जिसमें एबनॉर्मल तरीके से वाइट ब्लड सेल का लेवल हाई हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर, जिसमें एबनॉर्मल तरीके से रेड ब्लड सेल का लेवल हाई होगा। एनीमिया मतलब होता है डिक्रीज द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का लेवल यदि डिक्रीज हो गया, या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो गया, आयरन का लेवल डिक्रीज हो गया, इसको बोलते हैं एनीमिया। और पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल तरीके से रेड ब्लड सेल का लेवल हाई हो जाना। और रेड ब्लड सेल का लेवल हाई होगा तो ब्लड विस्कस हो जाएगा, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम जाएगा। नेक्स्ट 47 वाला क्वेश्चन देखिए, क्लम्पिंग ऑफ सेल। क्लम्पिंग ऑफ सेल, रेड ब्लड सेल का क्लम्प हो जाना, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इस टर्म को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लम्प हो जाना मतलब रेड ब्लड सेल का आपस में क्लम्पिंग हो जाना, आपका गैदर हो जाना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होने की वजह से होगा। जैसा कि आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। एग्लूटिनेशन इज द प्रोसेस दैट अकर इफ द एंटीजन इज द मिक्स्ड विद द कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। और इसको बोलते हैं जब एंटीजन एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होता है तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो एग्लूटिनेट कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका एग्लूटिनेशन। और ये ज़्यादातर आपके ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल इज ए, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और उसका एंटीबॉडी, उसमें अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, और जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके जस्ट अपोजिट उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो इसके प्लाज्मा में इसके जस्ट अपोजिट आपका बी एंटीबॉडी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो जैसे बी ब्लड ग्रुप की बात करें, बी ब्लड ग्रुप का रेड ब्लड सेल की यदि सरफेस में बात करें तो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो उसके प्लाज्मा में आपका ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो एंटीजन जो होगा उसके जस्ट अपोजिट उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ए बी वाले में दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप में ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना तो बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उनमें बोथ टाइप के ए और बी एंटीबॉडी उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन इन द रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो भी एंटीजन है उसके बेस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होने वाला है। नेक्स्ट, देयर इज द नो डीएनए। इनमें से किसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। तो जब भी डीएनए टेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वाइट ब्लड सेल, क्योंकि वाइट ब्लड सेल के पास क्या होता है? डीएनए होता है। ना तो प्लेटलेट्स के पास डीएनए है ना तो रेड ब्लड सेल के पास डीएनए है। तो यदि अपने को ब्लड सैंपल मिल गया और उस ब्लड सैंपल से डीएनए टेस्टिंग कराना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वाइट ब्लड सेल, क्योंकि वाइट ब्लड सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके पास ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और ना ही इसके पास गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है। तो तीनों पॉइंट आप याद रख लेना, ना तो इसके पास गोल्गी बॉडी है, ना ही इसके पास न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप और हाँ यूनिवर्सल डोनर आपसे पूछ रहा है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है आपका ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर एक्सेप्टर, जो सबसे ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है और ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, ओ नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपके जो वीकली टेस्ट में आज क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएपी सब्जेक्ट से, जिसमें से ब्लड, हार्ट, सेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने 50 क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके सारे डाउट्स अब क्वेश्चन को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। और आज के सेशन में बस इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।